अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद क़यास अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। हमने इससे पहले इसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो सिस्टम्स हैं ये क्या होते हैं। हमने वहाँ पे ये देखा कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने सिस्टम के इन्वायरमेंट के बारे में भी डिटेल में देख लिया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का कंप्लीट कंसेप्ट हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखने के जो सिस्टम्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और फर्दर उन टाइप्स के अंदर और कौन सी मजीद टाइप्स हैं और कौन सी उनकी एग्जांपल्स हैं सिस्टम की टाइप्स की, ये हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है हमारा सेक्शन 1.2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। यहाँ पे हमने सिस्टम्स की टाइप्स देखनी है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो सिस्टम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सिस्टम्स जो कि कुदरत में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और एक वो सिस्टम्स होते हैं जो कि इंसानों की तरफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई सिस्टम्स कहते हैं। तो दो सिस्टम्स हैं बेसिकली, इन दोनों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी भी एग्जांपल्स हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब जो सिस्टम्स हैं उनको आप वसी पैमाने पे दो टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी दो अकसाम आप बना सकते हैं, नेमली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। ठीक है, नेचुरल सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टाइप्स हेल्प्स अस अप्लाई सिस्टम थ्योरी अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। अब देखिए, अगर आपको डिफरेंसेस पता है यानी कि जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो पता है, एंड सिमिलैरिटीज़ और वो पहलू आपको पता है जो इन दोनों तरह के जो सिस्टम्स हैं इनमें मुश्तरक हैं, सेम पहलू हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो उसके बाद आपको मदद मिलती है कि आप सिस्टम्स को अप्लाई कर सकें, जो सिस्टम की थ्योरी है इसको अप्लाई कर सकें अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। जो मुख्तलिफ शोबा जाते हैं ज़िंदगी के, वहाँ पर आप इन सिस्टम्स को अप्लाई कर सकें। ठीक है, नेचुरल सिस्टम्स आर नेचुरली बिल्ट एंड अकर इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ये नेचुरली बिल्ट होते हैं यानी कि कुदरती तौर पे बनते हैं ये, और उसके बाद ये नेचर में अकर होते हैं, नेचर में वाक़ होते हैं यानी कुदरती तौर पे वाक़ होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसान की मुदाखलत के बगैर। इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत को। अब देखें, जो कुदरती सिस्टम्स होते हैं वो कुदरत में पाए जाते हैं और उन सिस्टम्स के अंदर जो इंसान की मुदाखलत है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इंसान की मुदाखलत के बगैर वो सिस्टम्स चलते रहते हैं। ठीक है, उनको हम नेचुरल सिस्टम्स कहते हैं। उसके बाद होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स। वाइल आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं, जो मसनूई निज़ाम है, ये इंसान इनको बनाते हैं टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स और पर्पसेस, ताकि वो मखसूस ज़रूरियात और मकासद को पूरा कर सकें। ठीक है, अगर हमें कुछ मखसूस मकासद चाहिए या ज़रूरियात हमने पूरी करनी है तो उसके लिए हम मसनूई निज़ाम बनाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम्स। यहाँ पे देखें एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास है गैलेक्सी, ए नेचुरल सिस्टम। गैलेक्सी यहाँ पे जो है ये नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल है, इंसान की मुदाखलत के बगैर ये सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद देखें गैलेक्सी होती क्या है, ये पहले आपको मैं बता दूं। बहुत सारे सितारे होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं और ये इकट्ठे सितारे जो है मिल के गैलेक्सी बनाते हैं। सूरज जो है हमारा वो एक सितारे की एग्जाम्पल है, ज़मीन से आ रहा है, और उसके बाद जो सूरज है ये एक सितारा है। सूरज की तरह के जो स्टार्स होते हैं, जो सितारे होते हैं, ये मिल के एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो जो गैलेक्सी है ये एक नेचुरल सिस्टम की एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास स्क्रू गेज है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्क्रू गेज एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। जो स्क्रू गेज है ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, मसनूई सिस्टम है, इंसान ने इसको बनाया है। ये जो स्क्रू गेज है ये बेसिकली बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट्स लेने के लिए इस्तेमाल होती है। फिजिक्स में आप इसको पढ़ते हैं स्क्रू गेज को, वहाँ पे इसको हमने देखा है कि स्क्रू गेज क्या होती है। इसके साथ वर्नियर कैलिपर्स भी होता है, वो भी हमने वहाँ पे देखा है। वो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। देखें, स्क्रू गेज को यूज़ करने के लिए आप इस जगह पे एक वायर रखते हैं, उसके बाद आप वायर का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं स्क्रू गेज की हेल्प से। या फिर एक अगर आपके पास शीट है मेटल की या कोई भी शीट है, उस शीट को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो उस शीट का भी आप जो उसकी थिकनेस है शीट की वो भी आप इस स्क्रू गेज की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जाम्पल थी। अब देखें, यहाँ पर हमने पहले डिस्कस करना है नेचुरल सिस्टम्स को। ठीक है, यहाँ पे हम नेचुरल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेचुरल सिस्टम्स के अंदर फर्दर हमारे पास मज़ीद एग्जांपल्स हैं नेचुरल सिस्टम की। नीचे यहाँ पे हमारे पास ये सारे नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेचुरल सिस्टम्स की एग्जांपल्स देखने के बाद हम आ जाएंगे आर्टिफिशियल सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम मसनूई सिस्टम्स हैं। इनसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल सिस्टम को, और नेचुरल सिस्टम के जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पर पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम्स आर दोज, नेचुरल सिस्टम्स वो होते हैं दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट।
ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं और उसके बाद ऑपरेट करते हैं, यानी कि काम करते हैं आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जो इंसान है उसकी शमूलियत के बगैर ये आज़ादाना तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इंसान जो है इन सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। दे आर गवर्नड बाई नेचुरल लॉज एंड प्रोसेसेस। इनको जो चीज़ें कंट्रोल करती हैं वो होती हैं नेचुरल लॉज, कुदरत के कानून, एंड प्रोसेसेस, और कुदरत के जो प्रोसेस होते हैं उनकी हेल्प से ये सिस्टम्स चलते रहते हैं। नेचुरल सिस्टम्स आर ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। अब जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म्स के होते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, एंड साइजेज़, और इनके जो साइजेज़ हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। फ्राम वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, लाइक एटम्स, जैसे कि एटम्स हैं, एंड सेल्स, और सेल्स हैं इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो इंसान की बॉडी है, जो इंसान का जिस्म है, ये सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। जो सेल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये इंसान के जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो देखें जो हमारे पास नेचुरल सिस्टम्स हैं बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि एटम्स हैं। एटम भी एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। एटम क्या होता है ये हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो एटम्स देखें, जिस तरह से सेल इंसानी जिस्म की इकाई है, इंसान का जिस्म सेल से मिलकर बना है, उसी तरह से जो सेल है ये एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। जो भी मैटर होता है हमारे पास, जो भी मादा होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो एटम्स होते हैं, ठीक है। तो एटम्स जो है इसका मतलब यह है कि सेल से भी छोटे होते हैं। तो जो हमारे पास नेचुरल सिस्टम्स हैं बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि एटम्स हैं या फिर सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। टू वेरी ह्यूज, बहुत बड़े भी हो सकते हैं नेचुरल सिस्टम्स, लाइक फॉरेस्ट, जैसे कि जंगलात हैं, ओशंस हैं, समंदर हैं, एंड द कॉस्मोस, और उसके बाद जो कायनात है, ये भी सारे नेचुरल सिस्टम्स और ये बहुत बड़े बड़े हैं। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम नेचुरल सिस्टम्स। नीचे हमारे पास कुछ नेचुरल सिस्टम्स की एग्जाम्पल्स हैं दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम्स। देखें यहाँ पे हमारे पास नेचुरल सिस्टम की पहली एग्जांपल है फिजिकल सिस्टम्स। फिजिकल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। इनके अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स शामिल है, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स शामिल है जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। एंड गवर्नड बाय दी लॉज ऑफ फिजिक्स। और ये जो सिस्टम्स होते हैं फिजिकल सिस्टम्स, ये गवर्न होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स से, यानी कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। दे इंक्लूड थिंग्स रेंजिंग फ्राम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एटम से लेके, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें एटम के अंदर मौजूद होने वाले पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं इनके अंदर, ठीक है, जो फिजिकल सिस्टम्स हैं। 2 प्लैनेट्स, ठीक है, जो सैयारे हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। स्टार्स, सितारे हो सकते हैं, गैलेक्सीज हो सकती हैं, एंड कॉस्मोस, और जो कायनात है, ये सारे जो हैं ये फिजिकल सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। फिजिकल सिस्टम्स लाइक एनी काइंड ऑफ मैटर। जो फिजिकल सिस्टम्स हैं मादे की किसी भी शक्ल की तरह, एमर्ज फ्राम द इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये इस तरह से आते हैं, एमर्ज फ्राम का मतलब ये है कि ये ज़ाहिर होते हैं, किससे ज़ाहिर होते हैं? फ्राम द इंटरेक्शंस ऑफ, कि जब ये चीज़ें आपस में मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर गवर्नड बाय इलेक्ट्रिक एंड एटॉमिक फोर्सेस। और ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिक और एटॉमिक फोर्सेस। ये फोर्सेस इन पार्टिकल्स को ज्वाइन करके रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस H इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं तो उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल फोर्सेस। फिजिक्स और नेचुरल फोर्सेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए जब ये तीन चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल है केमिकल सिस्टम्स, ठीक है। जो फिजिकल सिस्टम्स थे वहाँ पे यूज़ हो रही थी फिजिक्स, वहाँ पे फिजिक्स के जो लॉज हैं वो उन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास केमिकल सिस्टम्स हैं यहाँ पे यूज़ होंगे केमिस्ट्री के लॉज, और इन केमिकल सिस्टम्स को केमिस्ट्री के लॉज कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है केमिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व सब्सटेंसेस एंड देयर इंटरेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल सिस्टम्स के अंदर सब्सटेंसेस होती हैं और उसके बाद सब्सटेंसेस के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो होते हैं सब्सटेंसेस एक दूसरे के ऊपर कैसे असर डालती हैं, ये चीज़ होती है। ट्रांसफॉर्मेशंस, सब्सटेंसेस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, चेंज होती हैं। एंड रिएक्शंस, और रिएक्शंस कैसे होते हैं चीज़ों के, ठीक है, मतलब कैसे दो सब्सटेंसेस मिलके कोई नई चीज़ बना देती हैं, ठीक है। दे आर गवर्नड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो हमारे पास केमिकल सिस्टम्स होते हैं ये कंट्रोल होते हैं केमिस्ट्री के लॉ से, ठीक है। केमिस्ट्री के कानून होते हैं ये इनको कंट्रोल करते हैं। केमिकल सिस्टम्स एमर्ज फ्राम फिजिकल सिस्टम्स। अब देखें जो केमिकल सिस्टम्स होते हैं ये फिजिकल सिस्टम से उस वक्त निकलते हैं व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट एंड बॉन्ड अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रिंसिपल्स। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड बॉन्ड और आपस में जुड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रिंसिपल्स, जो
केमिस्ट्री के कवानीन हैं, केमिस्ट्री के असूल हैं, उनकी हेल्प से जब ये आपस में मिलते हैं फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, तो फिर नई जो सब्सटेंसेस हैं ये बनती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ए केमिकल सिस्टम लाइक वाटर H2O, जो वाटर है इसका फार्मूला होता है H2O, यानी कि जो हाइड्रोजन इसके 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। अब ये जो आपके पास केमिकल सिस्टम है, जैसे कि पानी है, पानी का देखें जो मॉलिक्यूल है ये भी एक केमिकल सिस्टम है। इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम्स, ये उस वक्त बनता है सिस्टम जब हाइड्रोजन के जो एटम है वो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलते हैं। फॉलोइंग केमिकल रूल्स एंड रिएक्शंस, जब ये केमिकल रूल्स और रिएक्शंस को फॉलो करके, यानी कि जो केमिस्ट्री के असूल हैं उनको फॉलो करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, तो तब हमारे पास पानी बनता है। ठीक है, ऐसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो आप पानी शायद ना बना सकें, लेकिन जब आप केमिस्ट्री के जो असूल हैं उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उन कंडीशंस के अंदर, जो खास कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये आपस में रिएक्शन कर सकती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको उस कंडीशन के अंदर जब आप मिलाएंगे तो फिर आपको पानी का सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं और रिएक्शंस हैं इनको फॉलो करवाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल सिस्टम्स। आपने याद ये रखना है कि हम यहाँ पे नेचुरल सिस्टम्स देख रहे हैं, वो सिस्टम्स देख रहे हैं जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखे फिजिकल सिस्टम्स, उसके बाद हमने देखे केमिकल सिस्टम्स, उसके बाद हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, ये वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जानदारों से रिलेटेड होते हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स। हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर जानदार शामिल है। ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शंस, और उनके एक दूसरे के ऊपर जो असर डालते हैं, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट जो करते हैं, ये चीज़ें हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में शामिल है। दे आर गवर्नड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये जो आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस हैं? सच एज ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, यानी कि वो बढ़ते कैसे हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद खुराक को वो कैसे जुज़्व बदन बनाते हैं, उसको कैसे वो हज़म करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स एमर्ज फ्राम केमिकल सिस्टम्स, अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये केमिकल सिस्टम से निकलते हैं। ठीक है, कब निकलते हैं? व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट इन कम्प्लेक्स वेज टू फॉर्म लिविंग सेल्स, जब मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स वेज के अंदर, यानी कि बहुत पेचीदा तरीके से मिलके लिविंग सेल्स बनाते हैं, जानदार के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, जब जानदारों के सेल्स मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं तो असल में केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे यूज़ होते होंगे। तो केमिस्ट्री के रूल्स को यूज़ करके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं, तो इसीलिए केमिकल सिस्टम से फिर जो लिविंग सेल्स बनते हैं इनको हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स कहते हैं। विच देन ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज़, ये जो सेल्स बनते हैं ये फिर मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जो हैं ये मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन मिसाल के तौर पे हमारा दिल है, ये भी एक ऑर्गन है, और उसके बाद जो किडनीज़ हैं, जो गुर्दे होते हैं, ये भी ऑर्गन्स होते हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद जो ऑर्गन्स हैं मिलकर जानदार यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम्स, ये भी नेचुरल सिस्टम की एक किस्म है। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर, जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है इनमें दिमाग और रवैया शामिल है। ठीक है, दे इंक्लूड थाट्स, इनमें सोचें जो हैं ये शामिल है। इमोशंस, जो हमारे जज्बात होते हैं वो शामिल होते हैं। एंड मेंटल प्रोसेस, और जो दिमागी प्रोसेस होता है, सोचने का प्रोसेस होता है, ये इसमें शामिल होता है। गवर्नड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जो असूल इनको कंट्रोल करते हैं, थॉट्स को, इमोशंस को, मेंटल प्रोसेस को, वो होते हैं साइकोलॉजी के असूल। ठीक है, जब आप फिज़िक्स के असूल इस्तेमाल करते हैं तो वो फिज़िकल सिस्टम होता है, केमिस्ट्री के असूल इस्तेमाल करते हैं तो वो केमिकल सिस्टम होता है, और जब केमिकल सिस्टम्स जो हैं वो मिलके हमें लिविंग सेल्स देते हैं तो उसके बाद उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। लेकिन जब हमारे पास इमोशंस होती हैं, मेंटल प्रोसेस होता है, थॉट्स होती हैं, इनको जब कंट्रोल किया जाता है साइकोलॉजी के रूल से तो फिर ये बन जाता है साइकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, होता है ये नेचुरल है। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स एमर्ज फ्राम बायोलॉजिकल सिस्टम्स, अब जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है ये बायोलॉजिकल सिस्टम से सामने आते हैं। व्हेन द ब्रेन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस गिव राइज टू थॉट्स, जब ब्रेन के जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं जब ये राइज देते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं या जाहिर करते हैं थाट्स को, सोचों को, इमोशंस को, जज्बात को, एंड बिहेवियर्स, और जो रवैये हैं उनको, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट, जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जो हमारी थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, इनके ऊपर असर पड़ता है किस चीज़ से? किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से, जो इंसान है जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है उससे इनके ऊपर असर पड़ सकता है। एंड एनवायरनमेंट, और जो इंसान का माहौल है इससे भी इन चीज़ों के ऊपर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है इंसान का, ये असल में ज़ाहिर होता है बायोलॉजिकल सिस्टम से। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम से क्यों ज़ाहिर होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये बेसिकली माखज़ है साइकोलॉजिकल सिस्टम्स का। जो ब्रेन है, फिज़िकल और केमिकल सिस्टम्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिज़िकल और केमिकल सिस्टम्स के रिज़ल्ट में थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, और उसके बाद ये थॉट्स और इमोशंस जो हैं ये इन्वायरमेंट होता है या फिर इंसान जो चीज़ एक्सपीरियंस करता है वो भी इन चीज़ों के ऊपर असर डालती है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, इस तरह के थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स,
ये होते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेचुरल सिस्टम्स तो कंप्लीट हो गए। हमने इससे पहले ये देखा कि कुदरती तौर पे पाए जाने वाले सिस्टम्स हैं, इनका मतलब क्या है, क्या उनके एग्जांपल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि मसनूई तौर पे किस तरह के सिस्टम्स इंसान बनाते हैं, इनका मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है आर्टिफिशियल सिस्टम्स, मसनूई निज़ाम। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल। आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो हैं ये लोग बनाते हैं सो दैट दे मे फुलफिल सर्टेन फंक्शंस और एड्रेस सर्टेन इशूज़, ताकि वो मखसूस किस्म के जो काम हैं उनको पूरा कर सकें और जो मखसूस किस्म के मसाइल हैं उनको हल कर सकें। दे सिस्टम्स कैन बी एज स्मॉल एज ए व्हील। ये जो सिस्टम्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं, ये व्हील की तरह छोटे भी हो सकते हैं जैसे कि पहिया होता है, और एज लार्ज एज द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरह बड़े सिस्टम्स भी हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे ममालिक, तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक उसके मेंबर्स हैं। दुनिया में जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया जाता है, और वहाँ पे मसाइल को, दुनिया के जो मसाइल हैं, इंटरनेशनल इशूज़ होते हैं, उनको हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। छोटे से छोटा व्हील भी हो सकता है, और उसके बाद बड़े भी सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, इस तरह के भी बड़े सिस्टम्स हो सकते हैं। ईच सिस्टम इज़ डिज़ाइंड वेरी डेलिबरेटली टू परफॉर्म द टास्क। अब जो सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम होता है, उसको बड़े ध्यान से तैयार किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो टास्क जो है वो परफॉर्म करे, काम करे अपना। इम्प्रूव दी एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसेस, जो प्रोसेस हैं उनकी कारकर्दगी जो है उसको बढ़ा दे। एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस, और उसके बाद मसाइल जो हैं उनके लिए हल बताए। टू वेरियस इशूज़, मुख्तलिफ मसाइल के लिए हल बताए। इन डिफरेंट सेक्टर्स, मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो सिस्टम्स इनको बड़े ध्यान से तैयार किया जाता है ताकि ये काम अपना करें, और उसके बाद जो भी प्रोसेस हो जिसके अंदर आप इन सिस्टम्स को अप्लाई करें, उस प्रोसेस की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, और उसके बाद मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का ये हल भी हमें दे दें। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर ए वाइटल पार्ट ऑफ दी कंटेम्पोरेरी सोसाइटी। अब जो हाल ही में सोसाइटी है, कंटेम्पोरेरी सोसाइटी का मतलब ये है कि आजकल जो मुआशरा है, इसके अंदर बहुत अहम हिस्सा है आर्टिफिशियल सिस्टम्स। आर्टिफिशियल सिस्टम्स मौजूदा मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं, बिकॉज दे रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव पीपल्स वेल बींग। अब देखिए ये करते क्या हैं, ये अहम क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कि जो काम है उसको ये ज़्यादा करते हैं, आउटपुट ज़्यादा देते हैं। जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, पेचीदा मसाइल होते हैं, इनको ये हल करते हैं, और उसके बाद जो लोगों की वेल बीइंग है, लोगों की जो बेहतरी है, उसको ये बेहतर बनाते हैं। ठीक है, दीज आर सिस्टम्स, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स इनकी आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, सच एज़ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, जो इल्म के बारे में सिस्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं। इंजीनियरिंग अचीवमेंट सिस्टम्स, इंजीनियरिंग के बारे में सिस्टम्स हो सकते हैं। एंड इंडीड सोशल सिस्टम्स, और उसके बाद ये सोशल सिस्टम्स भी हो सकते हैं, माशरे के बारे में भी सिस्टम हो सकते हैं। विच आर द फ्रेमवर्क ऑफ सक्सेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो कि इंसान की जो तहजीब है उसकी कामयाबी का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसका एक ढांचा है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम्स। जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं, मसनूई जो निज़ाम होते हैं, इनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ अक़साम हमने नीचे डिस्क्राइब की हैं। पहले हमारे पास जो टाइप बयान की हुई है वो है नॉलेज सिस्टम्स। ए नॉलेज सिस्टम इज़ यूनिक, जो नॉलेज सिस्टम है ये यूनिक होता है, अलग थलग होता है बाकियों से, बिकॉज क्योंकि इट इज़ डिवेलप टू कैप्चर, क्योंकि ये इसलिए बनाया जाता है कि ये कैप्चर करे, हासिल करे, प्रोसेस करे, फैसिलिटेट यानी कि उसको सहूलत दे, स्टोर करे, रिट्रीव करे, एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन, और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करे, उसको हासिल करे, वापस ले, एंड मैनेज, और उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करे, इसलिए इनको डेवलप किया जाता है। ये हमारे पास होते हैं नॉलेज सिस्टम्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सच सिस्टम्स फैसिलिटेट इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब ये जो सिस्टम्स होते हैं, इनको जो इल्म के रिसोर्सेज होते हैं, जो इल्म के ज़राए होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये फैसिलिटेट करते हैं इस काम के अंदर, ये सिस्टम्स हमारी सहूलत का बायस बनते हैं। इफ़ेक्टिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब ये सारे काम जो हैं करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन से काम है जो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ, इस मकसद के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, फ़ैसले करने के लिए, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीखने के लिए, और मसाइल के हल के लिए। ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं नॉलेज सिस्टम्स को। अब यहाँ पे हमारे पास नॉलेज सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इन सिस्टम्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैथमेटिक्स। अब देखिए, मैथमेटिक्स वैसे पढ़ने को तो एक सब्जेक्ट है, एक मजमून है, लेकिन ये एक नॉलेज सिस्टम भी है। मैथमेटिक्स इज़ ए फील्ड ऑफ नॉलेज। मैथमेटिक्स इल्म की वो फील्ड है, वो शोबा इल्म का, विच इज़ स्टडीड, जिसको हम स्टडी करते हैं टू फोकस प्रॉब्लम्स
जिसको हम स्टडी करते हैं उन मसाइल के ऊपर फोकस करने के लिए कनेक्टेड टू नंबर्स, वो मसाइल जो कि नंबर से कनेक्टेड होते हैं, नंबर से मुतल्लिक होते हैं, देयर अमाउंट्स मिकदार से मुतल्लिक होते हैं, फॉर्म्स किसी चीज़ की जो शक्ल होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उससे मुतल्लिक होती हैं, स्ट्रक्चर से मुतल्लिक होती हैं, एंड पैटर्न्स जो तरतीब होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की उससे मुतल्लिक जो मसाइल होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक। लॉजिक इज़ ए थ्योरेटिकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज़। अब जो लॉजिक है ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसके अंदर कंसेप्ट्स होते हैं और स्ट्रेटजीज़ होती हैं, यानी कि ऐसी इसके अंदर टेक्निक्स और ऐसे तरीके होते हैं ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रैशनल, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं रैशनल को, यानी कि अकल की बातें यहाँ पे जो हैं वो की जाती हैं, जो अकल की बातें हैं उनके लिए हम इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी सोच से मुतल्लिक चीज़ होती है, थिंकिंग जहाँ पे करनी होती है, वहाँ पे हम लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ ए बेसिस ऑफ ऑल लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस। यही वजह है कि ये तमाम लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस जो हैं उनकी एक बुनियाद है लॉजिक एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। और उसके बाद जो क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं उसकी जो प्रैक्टिस है, उसका जो काम करने का तरीका है, वहाँ पे भी लॉजिक जो है वो बुनियादी हैसियत रखता है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी इल्म की बात होगी, कुछ सोचने समझने की बात होगी, वहाँ पे आपने लॉजिक को इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेटाबेसेस। ए डेटाबेस सिस्टम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर। अब जो डेटाबेस सिस्टम है इसको हम ऐसे सॉफ्टवेयर के तौर पे बेहतरीन तरीके से बयान कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग डेटा, जो कि डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, पार्टिकुलरली टू एनेबल ईजी रिट्रीवल, ख़ास तौर पे इस चीज़ के काबिल बनाने के लिए कि ईजी रिट्रीवल हो, आप आसानी से डेटा को वापस हासिल कर सकें, मैनेज कर सकें डेटा को, एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा, और उसके बाद डेटा जो इसको आप अपडेट कर सकें। ठीक है, अपडेट करने का मतलब ये कि वक्त के साथ साथ जो भी उसमें तब्दीली चाहिए वो आप तब्दीली उसमें करते जाएं, नई चीज़ें आप उसमें शामिल करते जाएं, इसको हम कहते हैं डेटा को अपडेट करना। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक माई एसक्यूएल। कुछ एग्जांपल्स जो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की, उसके अंदर माई एसक्यूएल है, वाइल अदर्स आर नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक मोंगोडीबी। ठीक है, ये आपके पास डेटाबेसेस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करता है। दीज आर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस डेवलप्ड विद द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग। अब ये ख़ास तरह की एप्लीकेशंस होती हैं डेवलप्ड विद द पर्पस, जिनके बनाने का मकसद ये होता है ऑफ कैप्चरिंग, कि आप कैप्चर करें, हासिल करें, आर्काइविंग महफूज बनाएं, ऑर्गेनाइजिंग तरतीब दें, एंड डिससेमिनेटिंग डेटा, और डेटा को आप तकसीम करें। ठीक है, डेटा को हासिल करने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए, तरतीब देने के लिए और डेटा को फैलाने के लिए जो सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखें यहाँ पे हमने ये जो एग्जांपल्स देखी हैं, 4 एग्जांपल्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक, डेटाबेसेस और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये असल में नॉलेज सिस्टम्स जो थे उनकी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, नॉलेज सिस्टम के बाद अगला जो हमने आर्टिफिशियल सिस्टम देखना है वो हमारे पास है इंजीनियरिंग सिस्टम। प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स आर कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स। अब जो इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जो चीज़ें इंजीनियर्स बनाते हैं, ये कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही पेचीदा होती हैं ये चीज़ें, और डिवाइसेस या फिर ये डिवाइसेस बनाते हैं दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स, जो कि इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन टास्क्स और सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस। मखसूस तरह के जो काम है वो करने के लिए, या फिर जो तकनीकी चैलेंजेस होते हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये डिवाइसेस या फिर कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स जो कि इंजीनियर्स बनाते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ इंजीनियर्स ऑफ वेरियस टाइप्स डेवलप सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेशल नॉलेज एंड परस्पेक्टिव गिवन टू देम थ्रू देयर ओरिजिनल विजन्स एंड अप्रोचेस। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि जो इंजीनियर्स हैं किस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के जो सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करते हैं और किस तरह से वो उनका अपना जो स्पेशल नॉलेज है और उनका अपना जो नुक्ता नज़र है उसको इस्तेमाल करके उनको बनाते हैं, गिवन टू देम थ्रू देयर ओरिजिनल विजन्स एंड अप्रोचेस। और जो चीज़ें उनको दी जाती हैं किस तरह से वो अपने ओरिजिनल विजन्स एंड अप्रोचेस, यानी कि उनका अपना जो अप्रोच होती है, उनका अपना जो काम करने का तरीका है और उनका अपना जो विजन है उसके मुताबिक कैसे वो इन चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखना है। पहले हमारे पास जो टाइप है इंजीनियरिंग सिस्टम की वो है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली जो काम होता है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम होता है, कंस्ट्रक्शन ऑन डेवलपमेंट सच एज कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस एंड इवन मेंटेनिंग दीज स्ट्रक्चर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस, इंजीनियर्स इनको बनाते हैं और इनको मेंटेन भी रखते हैं, तो फिर इस सिस्टम को आप कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, इन चीज़ों को बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर्स हैं इन स्ट्रक्चर्स को जब बनाया जाता है तो इसको फिर आप सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड ए पैसेज ओवर वाटर। मिसाल के तौर पे वाटर के ऊपर अगर आपने गुजरना है, उसके ऊपर
रास्ता प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वैलीज़ के ऊपर, वादियों के ऊपर से अगर आपने गुजरना है, और रोड्स या फिर रोड्स के ऊपर से अगर आपने गुजरना है, इस टर्म्ड ए ब्रिज, इसको आप ब्रिज कहते हैं, ठीक है, पुल कहते हैं। पुल ऐसी चीज़ होती है जिसकी हेल्प से पानी के ऊपर से गुजर सकते हैं, वादियों के ऊपर से और रोड के ऊपर से भी गुजर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के सिस्टम से, यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो चीज़ों को बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, रोड्स ब्रिजेस बनाते हैं और उसके बाद इनको मेंटेन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। engage in planning and creating devices that make utilization of forces from outside to accomplish work। अब इसके अंदर इस तरह के डिवाइसेस बनाई जाती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स के अंदर, जहाँ पे बाहर से फोर्सेस जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तरह के जो काम हैं उनको अकम्पलिश या उनको मुकम्मल किया जाता है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर काम होता है वो फोर्स का काम होता है। आपने फोर्स को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करके ख़ास तरह के काम करने होते हैं, इसको आप कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे ए रोबोटिक आर्म अप्लाइड इन असेंबली लाइन, एक रोबोटिक आर्म जो कि असेंबली लाइन के अंदर अप्लाई की जाती है, असेंबली लाइन के अंदर इस्तेमाल की जाती है फॉर पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पैक करने के लिए, ठीक है। फैक्ट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा वीडियोज़ के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट्स पैक हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं और वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को पैक करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। फोकसेज ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, ये केमिकल प्रोसेस की हेल्प से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनको मुफीद प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज करता है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है केमिकल, तो इसमें केमिकल प्रोसेस होंगे, यानी कि जो केमिस्ट्री है उसके असूल यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। कंसिडरिंग इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इसके अंदर जो चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है वो है इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, कि जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट प्योरीफाइज वाटर, एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि पानी को प्योरीफाई करता है, पानी को साफ़ करता है, यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करता है, लाइक जैसे कि कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं इनको ये इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल है, इसका मतलब है इसके अंदर बिजली का कोई अमल दखल होगा। इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे जो चीज़ स्टडी की जाती है और चीज़ें जो अप्लाई की जाती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इन चीज़ों की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाने के लिए इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे ए होम ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल्स लाइटिंग, हीटिंग एंड सिक्योरिटी यूजिंग अ स्मार्टफोन ऐप। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जांपल है एक होम ऑटोमेशन सिस्टम, घर का ऑटोमेशन सिस्टम। ये हीट को कंट्रोल करता है, घर के अंदर हीट कितनी रखनी है, लाइटिंग कितनी रखनी है, ठीक है, किस तरह से जो लाइट्स हैं उनको ऑन ऑफ करना है, एंड सिक्योरिटी, और उसके बाद घर की जो सिक्योरिटी है ये किस तरह से देखनी है। ये स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए अगर आप देखें तो आप इसको होम ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं और ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जांपल है। दिस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड पावर, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रिक पावर को भी इस्तेमाल करता है सिस्टम टू ऑपरेट वेरियस होम अप्लाइंसेस, मुख्तलिफ जो घर के हालात होते हैं उनको चलाने के लिए, एंड सिस्टम्स रिमोटली, और उसके बाद दूर से भी सिस्टम्स को ये चला सकता है इन चीज़ों की हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पावर की हेल्प से। रिमोटली का यही मतलब है कि अगर आपकी ऐप कहीं और है या जो चलाने वाला है, जो ऑपरेटर है, सिंपल सी बात आप ऐसे कर सकते हैं कि जो चलाने वाला है वो अगर कहीं और है, कहीं और बैठ के वो दूर से किसी चीज़ को अगर कंट्रोल करता है तो आप कहते हैं कि ये रिमोटली उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग सिस्टम की वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम्स। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात होगी। इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क्स इरेडिकेटिंग एरर्स। मखसूस किस्म के जो काम हैं उनको करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स और उनको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, उनको बाकी रखा जाता है। क्यों इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है? जो मखसूस किस्म के काम है ताकि उनके अंदर जो एरर्स हैं वो हो जाएं एरेडिकेट। इरेडिकेटिंग एरर्स का मतलब है एरर्स को ख़त्म कर देना। मखसूस किस्म के कामों के अंदर एरर्स को ख़त्म करने के लिए आप सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स हैं उनको बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम्स को बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे एन ऑनलाइन टूल असिस्टिंग ए लाइब्रेरी इन ट्रैकिंग बुक्स यूज़र्स एज वेल एज स्टॉक्स इन देयर पोजेशन। जो ऑनलाइन टूल है जो कि लाइब्रेरी की मदद कर सकता है वो इस तरह से होगा कि वो बुक्स को ट्रैक करेगा, पता करेगा किताबें कहाँ पे हैं, यूज़र्स को ट्रैक करेगा कि किस किस ने किताब लाइब्रेरी से ली है, कौन कौन सा आदमी लाइब्रेरी की किताब पढ़ रहा है उसके पास मौजूद है, एज वेल एज इसी तरह से स्टॉक्स इन देयर पोजेशन, ठीक है, इसको पोजेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो लाइब्रेरी है उसके कब्ज़े में कितनी किताबें जो है
स्टॉक की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए आप इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है टिडबिट्स, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको देख लेते हैं। द मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएटेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाहौर के अंदर मेट्रो ट्रेन सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। द रेलवे सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैक्स, ट्रेन्स, स्टेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम्स। अब ये जो रेलवे सिस्टम है, इसके अंदर ट्रैक्स हैं, ट्रेन्स हैं, स्टेशंस वो जगह है जहाँ पे जाकर ट्रेन्स रुकती हैं, एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं दैट ट्रांसपोर्ट पीपल बिटवीन लोकेशंस, जो कि मुख्तलिफ लोकेशंस के दरमियान लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं और लेके आते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट्स वर बिल्ट इन क्लेवलैंड। अब पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट्स थी वो क्लेवलैंड के अंदर बनाई गई थी, ओयू के अंदर, इन 1914 के अंदर। मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम्स यूज़ स्मार्ट सेंसर्स। अब जो जदीद ट्रैफिक के निज़ाम है वो स्मार्ट सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड AI टू इनहेंस सेफ्टी एंड फ़्लो। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सेफ्टी यानी कि हिफाजत को बढ़ा सकें, और जो फ़्लो है उसको बढ़ा सकें, यानी कि जो गाड़ियाँ हैं वो फ़्लो के साथ बड़ी आसानी से रवानी के साथ चलती रहें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है AI सिस्टम्स। जो AI सिस्टम्स हैं such as Siri and Alexa can recognize and respond to human speech। ये इंसान की जो आवाज़ है उसको पहचान सकती हैं और उसका जवाब भी दे सकती हैं। ठीक है, ये AI के सिस्टम्स हैं, मसनूई ज़हानत के सिस्टम्स हैं। दीज एग्जाम्पल्स डेमोस्ट्रेट हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स में इंटरेक्ट विद ह्यूमंस। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये चीज़ दिखाती हैं कि किस तरह से जो कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं ये इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं नेचुरली थ्रू कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। जो कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स होते हैं और उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसकी हेल्प से किस तरह से इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल रियलिटी। इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड्स एनेबल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन एज इफ़ यू वर फिजिकली प्रेजेंट। अब जो इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड्स हैं यानी कि ऐसी डिजिटल दुनिया जो कि हकीकत में नहीं होती लेकिन डिजिटली एक दुनिया बनाई होती है, वहाँ पे एनेबल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, ये इस तरह से एक्सप्लोरेशन और इंटरेक्शन जो है उसके काबिल बनाती है। एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है कि वहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, इस तरह से एज़ इफ़ यू वर फिजिकली प्रेजेंट, इस तरह से कि आप वहाँ पे जिस्मानी तौर पे मौजूद हों। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस। इस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इस्तेमालात हैं, इंक्लूडिंग गेमिंग, ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है, टीचिंग के लिए इस्तेमाल होती है, एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स के अंदर जो टॉपिक है वो हमारे पास हैं सोशल सिस्टम्स। यहाँ पे हमने अब ये देखने कि हमारा जो मुआशरा है उसके अंदर किस तरह से आर्टिफिशियल सिस्टम्स मौजूद होते हैं। सोशल सिस्टम्स रेफर टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये इंसान बनाते हैं, इंडिविजुअल्स इनको बनाते हैं, टू इफेक्टिवली हैंडल सोशल इंटरेक्शंस, कि अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके सोशल इंटरेक्शन को, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो तंजीमें उनको किस तरह से कंट्रोल करना है इस चीज़ को, एंड कम्यूनल एंडिवर्स, और उसके बाद जो कम्युनिटी होती है, जो लोगों के ग्रुप्स होते हैं वो मिल के जो काम करते हैं उनको किस तरह से अच्छे तरीके से गवर्न किया जाए। द बेसिक गोल ऑफ दीज सिस्टम्स इज़ टू मेंटेन ऑर्डर। ये जो सिस्टम्स होते हैं सोशल सिस्टम्स, इनका जो बेसिक गोल होता है, जो इनका बुनियादी मकसद होता है वो होता है मेंटेन ऑर्डर, कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो बरकरार रखा जा सके, ऑर्डर एक तरतीब बरकरार रखी जा सके, ठीक है, हंगामा आराई की सूरत ना हो उसको कंट्रोल किया जा सके, प्रोवाइड सर्विसेज खदमात दी जा सकें, एंड फैसिलिटेट सोशल कनेक्शंस, और उसके बाद जो सोशल कनेक्शंस हैं, मुआशरती कनेक्शंस हैं, मुआशरती रवाबित हैं लोगों के एक दूसरे के दरमियान, उनकी सहूलतकारी की जा सके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सोशल सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली हमारे पास सोशल सिस्टम की एग्जांपल है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो तालीमी इदारे होते हैं। Academic institutions are entities that provide educational services to students। ये स्टूडेंट्स को तालीमी खदमात देती हैं। Schools, colleges and universities are examples of educational institutions। ये educational institutions की मिसालें हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ। That provide instruction via the use of administrative, teaching and support staff। इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ज़रिए। वो स्टाफ होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंतज़ाम संभालता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहते हैं। टीचिंग स्टाफ होता है जो कि पढ़ाते हैं लोग। उसके बाद होता है सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, जो कि बाकी सबकी सपोर्ट करते हैं, बाकी सबकी हेल्प करते हैं मुख्तलिफ कामों में। तो ये हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे। सोशल इंस्टीट्यूशन की एक हमने एग्जांपल देखी। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन की एक और हमने एग्जांपल देखनी है, गवर्नमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट wield अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और कंट्री। वो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे जो कि किसी आबादी के ऊपर, कम्युनिटी, बरादरी के ऊपर, आबादी के ऊपर या फिर किसी मुल्क के ऊपर जो अथॉरिटी और कंट्रोल है वो एक्सरसाइज करते हैं, अथॉरिटी या कंट्रोल रखते हैं किसी जगह के ऊपर, तो वो होती हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है, हुकूमत उसे कहते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। अब जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर चीज़ें शामिल हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एग्जांपल्स हैं इसकी गवर्नमेंट्स की, एक टाइप है गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, जमहूरी निज़ाम, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड एंड, जहाँ पे जो नुमाइंदे होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक है। एक हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम की एग्जांपल है ये पहले, जहाँ पे नुमाइंदों को चुना जाता है, आर इलेक्टेड एंड अथॉरिटेरियन रेजीम्स, और उसके बाद अथॉरिटेरियन रेजीम्स होती हैं, ऐसी हुकूमतें होती हैं जो कि अथॉरिटेरियन होती हैं। वेयर पावर इज़ सेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे जो पावर होती है वो सेंटर में होती है, ठीक है। जो पावर्स होती हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की होती, जो सेंटर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। ये होती है अथॉरिटेरियन रेजीम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सोशल सिस्टम्स की एग्जांपल है, वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटिटीज़ फॉर्म्ड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ख़ास किस्म के मकासद हासिल करने के लिए इनको बनाया जाता है। एंड आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली विद वेल डिफाइंड रोल्स, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है हायरार्किकली होता है, यानी कि सबसे ऊपर एक किसी का रोल होगा, उसके नीचे फिर किसी और का रोल होगा, फिर उसके नीचे किसी और का रोल होगा, ठीक है। इस तरह से एक हायरार्की होती है विद वेल डिफाइंड रोल्स, और उनके जो रोल्स होते हैं हर किसी के वो वेल डिफाइंड होते हैं, सबको पता होते हैं कि किसका क्या रोल है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी वेल डिफाइंड होती हैं, वो भी सबको पता होती हैं किसकी क्या जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉरपोरेशंस लाइक एप्पल। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जाम्पल्स हैं इनमें आपके पास कॉरपोरेशंस हैं जैसे कि एप्पल है, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सच एज दी ईदी फाउंडेशन, जैसे कि ईदी फाउंडेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी एग्जाम्पल्स भी हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो सोशल सिस्टम्स हैं ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, हमने देख लिया कि सोशल सिस्टम्स का क्या मतलब है, और उसके बाद हमने सोशल सिस्टम की जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी वो भी हमने देख ली। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सिस्टम होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होते हैं नेचुरल सिस्टम्स जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, उनकी हमने एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो दूसरी टाइप होती है सिस्टम्स की वो होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स, जो कि इंसान बनाते हैं जिनको, और उनकी भी हमने एग्जांपल्स देखी। काफ़ी डिटेल में हमने टॉपिक कवर कर ली। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो होगा सिस्टम एंड साइंस। हम सिस्टम को साइंस के साथ रिलेट करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।